ओके सॉरी, कल हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ओरल कैविटी वगैरह की. आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे एसोफेगस एंड फर्दर हमारे पास जितने ऑर्गन्स उनको देखेंगे. होपफुली वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर बाय टुडे, बाय टुनाइट. स्टार्ट करते हैं हम लोग एसोफेगस से. ओरल कैविटी में हमने देखा कि इस तरीके से स्टार्च ब्रेकडाउन हो रहा था माल्टोज के अंदर. ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 to 5% स्टार्च ब्रेकडाउन होता है माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में. अब ये जो बोलस जो ओरल कैविटी में फॉर्म हुआ था ये जाता है एसोफेगस में. इसकी डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है इसकी स्टमक. एसोफेगस के थ्रू ये बोलस जाता है फ्रॉम ओरल कैविटी या फिर फेरिंग्स आप कह सकते हो टू स्टमक. एसोफेगस जस्ट एक हाईवे है, एक रोड है जो कि कनेक्ट कर रहा है ओरल कैविटी को स्टमक के साथ. इट्स अ मस्कुलर ट्यूब जो कि कनेक्ट कर रही है फेरिंग्स को स्टमक के साथ. अब ये यहाँ पे फेरिंग्स क्यों लिखा है मैम? ओरल कैविटी भी लिखा. अगर ओरल कैविटी लिखा है तो भी सही है, फेरिंग्स भी सही है, क्योंकि देखो ओरल कैविटी से हमारे पास खाना कहाँ जा रहा है? फेरिंग्स में जा रहा है. ठीक है, एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती. यहाँ पे खाना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है आगे की तरफ टू स्टमक. और ये जो मूवमेंट होती है ये एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है जो कि मसल्स, स्मूथ मसल्स की वजह से हो रही होती है. इसे आप कहते हो पेरिस्टालसिस. ठीक है, ये पूरे अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल ये मूवमेंट होती है. एसोफेगस की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है. लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, इसकी हमने कल बात की थी, यानी कि एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो स्फिंक्टर होता है उसे आप गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं. इसका दूसरा नाम जो है वो कार्डिक स्फिंक्टर. अब इसको कार्डिक स्फिंक्टर क्यों कहा जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में. अब इस स्फिंक्टर का काम क्या है? स्फिंक्टर का काम है कि ये एक वन वे मूवमेंट करवाता है, यानी कि खाने को दोबारा से स्टमक से एसोफेगस में ना चला जाए. बैकवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए स्फिंक्टर मौजूद होता है. ठीक है, क्योंकि स्टमक कंटेंट क्या है? काफ़ी एसिडिक है. अगर वो एसोफेगस में जाएगा तो जाहिर है डैमेज कॉज होगा. वी डोंट वांट दैट. एंड अगर किसी रीज़न की वजह से स्फिंक्टर सही से काम नहीं कर रहा तो स्टमक कंटेंट एसोफेगस में जा सकता है. और ये मतलब फेलियर ऑफ स्फिंक्टर, इसे आप कहोगे इस कंडीशन को आप क्या कहोगे? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज. रिफ्लक्स का मतलब क्या है? दोबारा से बैकवर्ड वो जा रहा है ऊपर की तरफ. इसे गर्ड कहा जाता है. आगे चलते हैं, अब स्टमक के बारे में फाइनली हम बात करेंगे. स्टमक हमारे पास एक जे शेप का मस्क्यूलर ऑर्गन है, स्मूथ मसल से बना हुआ. काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वेस्ट्रल ऑर्गन है. इसमें हमारे पास मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरीके की डाइजेशन देखने को मिलती है. मैकेनिकल डाइजेशन जो स्टमक में होती है उसे हम चर्निंग मूवमेंट कहते हैं. ठीक है, स्टमक में जो एसिडिक स्टमक का एनवायरनमेंट काफ़ी एसिडिक होता है. स्टमक में जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर आप उसे क्या कहते हो? काइम कहते हो. इट्स कॉल्ड एज काइम. अब स्टमक में किन किन बायोमॉलिक्यूल्स की डाइजेशन होती है वो हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल डाइजेशन होती है किसकी? प्रोटीन्स की. ठीक है, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर, यानी कि यहाँ पे स्टोरेज ऑफ फूड होती है फॉर 5 to 6 आवर्स. ठीक है, ये इस फूड को क्या करता है? स्टोर करता है. इतनी देर खाना किसी भी और एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में नहीं रहता. सबसे ज़्यादा टाइम जो फूड स्टोरेज होती है वो स्टमक में होती है. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्टमक से खाना जाता है ड्यूडेनम में, जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का. पहले हम बात करेंगे स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में. तो ये आपको कुछ एक जे शेप का ऑर्गन दिख रहा है. इसका जो ऊपर ये रेस्ड पार्ट होता है इसे हम कहते हैं फंडस. इसे बेसिकली यहाँ पे जो ये पार्ट है स्टमक का, इसे कार्डिया कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कार्डिया. अब इसे कार्डिया क्यों कहता है? स्टमक का ये जो पार्ट है ये काफ़ी करीब होता है. मैम कार्डिया लफ्ज़, तो कार्डिया जो वर्ड है वो तो रिलेटेड होता है हार्ट से. अब ये यहाँ पे क्यों आ गया? तो इसका नाम इसीलिए हमने रखा है, ओके, दिस पोर्शन, नॉट दिस वन, बट दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कार्डिया. यहाँ पे सही से दिख रहा है आपको. ठीक है, इसे कार्डिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्टमक इज़ वेरी क्लोज टू हार्ट. ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इसे कार्डिया कहता है. और अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाए,
ज़्यादा खाना खाने की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से अगर एसिडिटी हो जाए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यू हैव अ बर्निंग सेंसेशन इन योर हार्ट, दिल में जलन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता असल में। वो बहुत बार लोगों को, कुछ लोगों को ऐसे भी लगता है अच्छा हार्ट अटैक आ रहा है उन्हें, या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइना सॉर्ट ऑफ पेन महसूस हो रहा है उनके चेस्ट में, लेकिन असल में वो एसिडिटी होती है, ठीक है। सो क्योंकि आपके पास जो स्टमक का ये पार्ट होता है काफ़ी करीब होता है हार्ट से, अगर यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे हार्ट में तकलीफ हो रही है, ओके। उसके बाद दिस रेस्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फंडस। सबसे हमारे पास जो बड़ा पार्ट है स्टमक का वो बॉडी कहलाता है, इसकी मेन बॉडी है। लास्ट में हमारे पास जो पार्ट है वो है पाइलोरस, ठीक है, पाइलोरस। ये हिस्से को आप एंट्रम कहते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। ये 3 मेन पार्ट्स है, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। पाइलोरस इंपॉर्टेंट है। सो ये जो आप यहाँ पे, ये एसोफेगस है, एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में जो स्फिंक्टर है इसे आप कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। सही है, अब समझ आया इसे कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं। या ये आपका एसोफेगस है, ये स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक और कार्डियक, स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में जो स्फिंक्टर जिसकी हमने ऊपर बात की थी वो ये स्फिंक्टर है, सही है। इसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहा जाता है, इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहता है। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं आप समझ आ गया, क्योंकि ये पार्ट का नाम क्या होता है, कार्डिया होता है, सही है, क्लियर। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है पाइलोरस। तो पाइलोरस और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम। सो ड्यूडेनम और पाइलोरस के दरमियान में जो स्फिंक्टर होता है उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ड्यूडेनम, पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्टमक के फंक्शंस क्या होता है। स्टमक का सबसे पहला काम होता है केमिकल डाइजेशन करना खाने की। इसमें स्टमक में हमारे पास जो डाइजेशन हो रही होती है वो होती है प्रोटीन की डाइजेशन होती है यहाँ पे, ठीक है। कैसे होती है आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसमें यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। स्टमक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर मूवमेंट होती है जिसको चर्निंग कहते हैं, तो वो मैकेनिकली डाइजेस्ट कर रहा होता है खाने को। उसके बाद है जी हमारे पास स्टोरेज ऑफ फूड। स्टमक में खाना स्टोर भी किया जाता है फॉर 5 to 6 आवर्स, और स्टमक में कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो या लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। हम बात कर रहे थे स्टमक के फंक्शंस की। स्टमक के फंक्शंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे सिक्रीशन ऑफ स्टमक। हमने इससे पहले एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स जो लेयर्स थी उनके बारे में बात की थी। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। ये 4 हमारे पास लेयर थी। सबसे इंटरनल, सबसे इनर मोस्ट कौन सी म्यूकोसा है, आउटर मोस्ट सेरोसा है। सो इसमें आपके पास जो मस्कुलरिस है वो स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। स्टमक में मस्कुलरिस में 3 तरीके के मसल्स आपको मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल सबसे अंदर की तरफ होता है, यानी कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एंड उसके बाद ऑब्लिक मसल, फिर सर्कुलर मसल बीच में होता है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल सबसे बाहर की तरफ होता है, सेरोसा से सबसे करीब, ठीक है। ये हमने लेयर्स पढ़ी थी एलिमेंट्री कैनाल की, आपको याद है, सही है। अब ये जो मस्कुलरिस है ये स्मूथ मसल की बनी हुई होती है। स्टमक में आपको 3 मसल्स मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड ऑब्लिक मसल्स। जनरली आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मिल रहे होते हैं, लेकिन स्टमक में ऑब्लिक मसल्स एडिशनल मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे अंदर की तरफ जो होता है, जाहिर है ये एक ट्यूब है ना आपके पास, पूरी एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, तो जो स्टमक है उसके सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है, म्यूकोसा है।
फिर सब म्यूकोसा है, उसके बाद मस्कुलरिस है। तो मस्कुलरिस में सबसे ये 3 मसल्स है ना, तो सबसे अंदर वाले मसल्स हैं लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद सर्कुलर एंड देन ऑब्लिक मसल्स। ठीक है, सो अच्छा मैंने उल्टा बोला है, आई एम सो सॉरी। ऑब्लिक सबसे इनर मोस्ट है, उसके बाद बीच में सर्कुलर है और बाहर वाली तरफ जो वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो फिर लास्ट में कौन सी आपके पास आउटर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई सेरोसा है। तो यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो सेरोसा के करीब हैं। ठीक है, जो सब म्यूकोसा लेयर है मैंने ये आपको बताया था, इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ब्लड कैपिलरीज, जिनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करना स्टमक को, स्टमक टिश्यू को। स्टमक में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे म्यूकोसा कहा जाता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। ये क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक करेक्शन आपने अपने पास कर लेनी है। इन क्लास इन लेसन 1 ऑफ दिस चैप्टर मैंने मेंशन किया था कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा में। सो ये आपने करेक्शन कर लेनी है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट हैं कहाँ पे, म्यूकोसा में, नॉट सब म्यूकोसा। इसको करेक्ट कर लेना है आपने अपने पास। ठीक है, प्लीज रेक्टिफाई दिस, माय बैड। ओके डन। ठीक है, तो म्यूकोसा में होती हैं गैस्ट्रिक पिट्स। पिट कैसे कहते हैं, जो इस तरीके से डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर हो, गड्ढा सा हो, उसे पिट कहा जाता है। तो गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं और यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल वैरायटी ऑफ सेल्स। अब ये सेल्स कौन कौन से सेल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास होता है म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स का काम क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस करना। ये म्यूकस क्या करता है, ये स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम HCl, क्योंकि स्टमक में HCl भी प्रोड्यूस होता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, वो हमारे स्टमक के टिश्यू को डिस्ट्रॉय डैमेज कर सकता है, तो उससे बचाने के लिए म्यूकस की लाइनिंग ज़रूरी है। वो म्यूकस सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो म्यूकस का काम क्या है, लिब्रिकेट करना, प्रोटेक्ट करना स्टमक टिश्यू को। और आपको पता है म्यूकस जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, ये हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारे पास सबसे पहला दरवाज़ा होता है टू फाइट माइक्रोब्स और पैथोजेंस। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सिक्रीशंस हैं बॉडी की वो आ जाती हैं, और कुछ WBCs भी आपके पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है, जैसे कि टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस। तो ये सारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, म्यूकस सेल्स क्लियर हो गए, इनका काम होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना। सही है, उसके बाद है हमारे पास पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स का दूसरा नाम है ऑक्सेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ये आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो आप एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या होता है, कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर वो चीज़ है जो B12 की एब्जॉर्प्शन करवा रही होती है। ठीक है, और B12 को एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्या पढ़ा है हमने बात की है पैराइटल सेल्स की। पैराइटल सेल्स का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सेंटिक सेल्स। इसको आप कैसे याद करोगे, देखो ऑक्स होता है ना, ऑक्स, ठीक है, उसके जो पैर होता है, ऑक्स क्या होता है, काफ़ी गुस्से वाला होता है। उसको आप लाल कलर का कुछ भी दिखाओगे तो वो आपकी तरफ भागेगा। वी ऑल हैव सीन दिस इन द मूवीज। ठीक है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, लेकिन मैंने खुद करके नहीं देखा, बट आप अपने रिस्क पे करके देख सकते हो, मुझे बताइएगा इफ दैट हैपेंस और नॉट। ओके, सो ऑक्स से आपने याद रखना है, ऑक्स के पैर होते हैं ना, और वो अपने पैरों को इस तरीके से बैकवर्ड रिवर्स गियर लगाता है और फिर आपकी तरफ भागता है। सो
आपके पास एसिड भी कैसा होता है, एकदम डेंजर से रिलेटेड। सो आपने याद रखना है कि जो ऑक्स सेल्स है ना, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्स के पैर होते हैं, तो ऑक्जेंटिक सेल्स के दूसरा नाम क्या है, पैराइटल सेल्स। और ये डेंजर वाली चीज़ क्या है स्टमक में, HCl है, तो ये HCl प्रोड्यूस करता है, याद हो जाएगा। ओके, HCl का काम क्या होता है, HCl का काम होता है माइक्रोब्स वगैरह को किल करना। तो ये हमारे पास HCl भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, सही है। दूसरा HCl का काम क्या होता है कि ये हमारे पास जो स्टमक में एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, उसको ये एक्टिवेट करता है। बताती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ। तीसरे हमारे पास जो सेल्स हैं वो है स्टमक का बॉस, ठीक है, बाकी सब असिस्टेंट है, ये बॉस है। तो बॉस है, तो बॉस को आप चीफ कह सकते हो, तो इसको हम चीफ सेल्स भी कहते हैं, सही है। इन ये जैसे स्कूल का बॉस कौन होता है, प्रिंसिपल होता है, तो इन्हें प्रिंसिपल सेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा एंजाइम रिलीज कर रहे हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, तो इन्हें पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। और चौथा, आप इसका नाम याद कर लो, इसे घर में ज़ाइमोजेंस कहा जाता है, तो ज़ाइमोजन सेल भी इसे कहते हैं। सो इनका काम होता है एक एंजाइम रिलीज करना जिसका नाम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, ये इनएक्टिव होता है, कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। अब इसको एक्टिव करने के लिए HCl इसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। यही मैंने पॉइंट अभी कहा था कि HCl का दूसरा काम क्या होता है कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिनोजन एक्टिवेट होके कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है, इट्स अ प्रोटीएस, ये प्रोटीन पे काम करता है और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। तो स्टमक में हमने देखा कि पार्शियल डाइजेशन होती है किसकी बेटा, प्रोटीन्स की। तो HCl हमने देखा, पेप्सिनोजन देखा जिसको आप पेप्सिन भी कहते हो, और म्यूकस देखा। पेप्सिनोजन काम करता है एसिडिक pH पे, तो स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो HCl की वजह से क्या होता है, 1.5 to 2.5 की pH होती है स्टमक की, और इस पे ये ऑप्टिमम pH होती है पेप्सिन के लिए, ठीक है। ज़बरदस्त pH, इस पे मज़े से काम करेगा। यहाँ तक कोई सवाल है? उसके बाद हमारे पास होते हैं G सेल्स, इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं G सेल्स। G सेल्स गैस्ट्रिक सेल्स भी कहलाते हैं। तो इनका काम होता है एक हार्मोन प्रोड्यूस करना जिसका नाम है गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन का काम होता है ये जो गैस्ट्रिक जूस है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस असल में वो पूरा मिक्सचर है किसका, म्यूकस का, HCl का, पेप्सिनोजन का। सो अब इसकी जो रेगुलेशन है, ये कब प्रोड्यूस करवाना है, अब इसको इनहिबिट करवाना है। सो ये हमारे पास काम होता है गैस्ट्रिक जूस अपना गैस्ट्रिन का। तो गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, कौन प्रोड्यूस करता है, G सेल्स प्रोड्यूस करता है, सही है। आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हो। ये स्टमक है, ये काइम है, ठीक है। काइम क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो पेप्सिनोजन और HCl, ठीक है। HCl जब एक्ट करता है पेप्सिनोजन पे, तो ये से कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिन क्या है बेटा, एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। आपको पता है मैम, ये पेप्सिन जो है ये पहले ही क्यों नहीं एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, एनी आइडिया? सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, यू नो, जस्ट टू मेक थिंग्स फन। सो क्यों हम पहले ही, हमारी बॉडी पेप्सिन रिलीज क्यों नहीं करती? तो पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है जी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन काम करता है फूड पे, लेकिन पेप्सिन को ये नहीं पता कि खाने का प्रोटीन डाइजेस्ट करना है। देखो हमारा टिश्यू, जो हमारा जो सेल है, स्टमक के जो सेल्स हैं, वो भी तो
उनमें भी तो सबसे ज़्यादा, सबसे मेजॉरिटी अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो अगर जो पेप्सिन है उसे आप एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करोगे और हमारे स्टमक में कोई फूड पार्टिकल्स नहीं है, कोई काइम नहीं है, तो ये पेप्सिन अगर पहले ही एक्टिव फॉर्म में हुआ तो ये स्टमक के टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर सकता है। सही है। तो इसीलिए इसे इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करवाया जाता है और फिर जब खाना आएगा स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए तो फिर HCl इसके ऊपर एक्ट करता है और इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सही है। ओके तो एक बार हमारे पास जैसे ही HCl एक्ट करता है पेप्सिनोजन के ऊपर और ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में जो कि एक्टिव फॉर्म है, उसके बाद ये जो पेप्सिन थोड़ा सा एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है ये जाके दूसरे पेप्सिनोजन के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसको आप ऑटो कैटालिटिक पेप्सिन कहते हैं, यानी कि ये अपने आप को क्लीव यानी कि ब्रेक डाउन कर रहा है। सही है। ये जो पेप्सिन है जो कि HCl ने एक्टिवेट किया, ये पेप्सिन एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये फिर जाके दूसरे पेप्सिनोजन के मॉलिक्यूल्स को, मोर पेप्सिनोजन को क्या करेगा बेटा? क्लीव करेगा, तोड़ेगा और इसे पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। पेप्सिन हमारे पास एक एंडोपेप्टाइडेज है। अब ये क्या होता है? देखो हमारे पास दो तरीके के प्रोटीएज मॉलिक्यूल्स होता है। एक होता है एंडोपेप्टाइडेज, इसका काम भी प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, और एक होता है एक्सोपेप्टाइडेज, इसका काम भी प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। अब ये जो अमीनो एसिड की चेन होती है ना बेटा हमारे पास इस तरीके से बहुत लंबी सी एक चेन अमीनो एसिड की, इसी को आप प्रोटीन कहते हो। जो एंडोपेप्टाइडेज होते हैं वो इस चेन को बीच में से कहीं से भी ब्रेक डाउन कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि टर्मिनल से ही ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीएज को आप क्या कहोगे? एंडोपेप्टाइडेज कहेंगे। एक्सोपेप्टाइडेज क्या होता है? ये चेन्स के टर्मिनल्स के ऊपर काम करता है, एंडिंग्स के ऊपर काम करता है। ये अमीनो एसिड के जो एंड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा एंड क्या होता है? NH2 होता है, ये इनके ऊपर एक्ट करता है, इसे आप एक्सोपेप्टाइडेज कहते हैं। बात समझ आई है? दो तरीके के पेप्टाइडेज होते हैं, मतलब प्रोटीएज होता है। एक होता है एंडोपेप्टाइडेज जो इंटरनली चेन के ऊपर काम करता है, कहीं पे भी एक्ट कर सकता है। तो पेप्सिन एक एंडोपेप्टाइडेज है, ये इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये अंदर की जो चेन के पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ेगा। ठीक है। और जो एक्सोपेप्टाइडेज होता है ये चेन की टर्मिनल्स पे काम करता है। तो एक जो प्रोटीन चेन का टर्मिनल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक जो टर्मिनल होता है वो NH2 होता है। ठीक है। ओके उसके बाद हमारे पास हम बात करेंगे स्टमक के पीएच की। स्टमक की पीएच क्या होती है? 1.5 to 2.5 होती है, और पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो 1.5 to 2.5 ही होती है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बट क्या, इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये इसी रेंज में पीएच होती है ऑप्टिमम पेप्सिन की। ठीक है, तो आपने बात याद रखनी है कि जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन चेन को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड, जिनको आप पेप्टाइड चेन्स कहते हो, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स कहते हो। यानी कि यहाँ पे प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, वो कहाँ पे होगा? वो आपके पास इंटेस्टाइन में होगा। उसके लिए आपको इंटेस्टिनल पेप्टाइडेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ट्रिप्सिन वगैरह, ये दूसरे एंजाइम्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। हमने क्या देखा? हमने देखा कि पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, इसे आप प्रो एंजाइम भी कह सकते हो। पेप्सिनोजन आपके पास रिलीज़ कहाँ से होता है? ज़ाइमोजन सेल्स से होता है रिलीज़, तो इसीलिए हम ज़ाइमोजन एंजाइम भी कहते हैं इसे। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर, जो कि स्मॉलर चेन्स होती हैं प्रोटीन की।
बच्चों में, इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों यानी कि ऐसा नहीं कि आपके पास 6, 7, 8 ईयर्स का बच्चा नहीं, इन्फेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, जो मदर फीड के ऊपर डिपेंड करता है। सो इन्फेंट्स की बात हो रही है, उनके गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको एक एडिशनल एंजाइम मिलता है जिसका नाम है रेनिन, ठीक है। रेनिन कौन सा? डबल एन वाला रेनिन, ठीक है। एक रेनिन दूसरा होता है, रेनिन वो आपके पास किडनी में होता है प्रेजेंट, वो रेनिन दूसरा होता है, वो रास सिस्टम के अंदर काम आ रहा होता है। ये वाला जो रेनिन है ये बच्चों के अंदर मिलता है, स्टमक में मिलता है, गैस्ट्रिक जूस का पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो मदर की बॉडी से मिल्क मिल रहा होता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे को, उसमें मिल्क प्रोटीन जो होता है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन को क्या कहते हैं हम? कैसीन कहते हैं। मिल्क शुगर को क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं। ये आपने याद रखना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सो रेनिन एक्ट करता है मिल्क प्रोटीन के ऊपर जिसे कैसीन कहा जाता है, और ये इसे कन्वर्ट करता है कैसीनोजन के अंदर, ठीक है। कैसीन सॉल्युबल प्रोटीन है, और जब रेनिन एक्ट करेगा कैसीन के ऊपर तो इसे इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा कैसीनोजन, सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टमक से नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट है ड्यूडेनम या डिडेनम। सो ड्यूडेनम में आपके पास पेनक्रियास और लिवर की जो सिक्रीशंस है वो आ रही होती हैं। और यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट, ये जस्ट यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? एलिमेंट्री कैनाल का इलियम होता है। मैंने आपसे पूछा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? क्योंकि 3 पार्ट्स होते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो उन तीनों में से इलियम जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? इलियम में होती है, लेकिन प्राइमरी जो फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन है वो जिजाइनम में हो रही होती है, ठीक है। मेन जो आपके पास एब्जॉर्प्शन का काम है वो जिजाइनम का होता है, यहीं से एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। मैक्सिमम डाइजेशन आपको देखने को मिलती है ड्यूडेनम में।